अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बीजे स्टोरीज। दोस्तों, तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। एक सनसनीखेज और खौफनाक वाक़या जिसका उन्वान है बारिश की रात। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहाड़ी इलाके में मेरी तैनाती हुई चंद रोज ही गुजरे थे। मैंने सोचा यही था, पहले जाकर जगह का मुआयना कर लिया जाए, फिर इंतजाम करके बीवी बच्चों को ले आऊंगा। इस रोज सुबह 11 बजे के करीब हम लोग चल पड़े। ड्राइवर का घर पिंडी में था। इसने कहा, साहब अगर आप थोड़ी तकलीफ कर दे तो आगे गाड़ी खुद ही ले जाए। आज ही घर से फोन आया है कि मेरे वालिद साहब अस्पताल में दाखिल है। मैं इनसे मिलूंगा और सुबह ही निकल कड़ा आऊंगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। ड्राइवर काफी परेशान था, मुझसे बात करके मुतमईन हो गया। पिंडी शहर में दाखिल होकर ड्राइवर मरी रोड पर उतरा और खुद आगे चल पड़ा। रावलपिंडी से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, जो वक्तन फवक्तन तेज बारिश में तब्दील हो जाती। मैं अपने मतलूबा मकान की हुदूद में पहुंचा तो जरा सा चौकन्ना होकर ड्राइविंग करने लगा, क्योंकि मालूमात के मुताबिक टावर हाउस मुंसलिक करीबी आबादी में है। वो रेस्ट हाउस था जहां मुझे पहुंचना था। टूटी फूटी चढ़ाई चढ़ते ही सड़क का एक बड़ा मोड़ मुड़ते ही दूर से मुझे टावर हाउस दिखाई दिया, जिसके साथ साथ चूड़ी ईंटों की एक बंजर रोड बनी हुई थी, जिस पर लगे मध्यम रोशनियां अचानक तेज हो जाने वाली बारिश में मजीद मध्यम दिखने लगी थी। मैं सुनसान वीरान सड़क पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता जा रहा था। मुझे दूर से ऐसा लगा कि जैसे बाउंड्री वॉल के आगे लंबे लंबे दरख्तों की लाइन के साथ कोई औरत खड़ी है। औरत के चमकीले कपड़े गाड़ी की लाइट पड़ने से साफ चमक रहे थे। गाड़ी मजीद तेज हुई तो लगा कि इसके साथ 4 साल का बच्चा भी है, इसी तरह के जैसे इस औरत की ऊंट में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता की। मेरा पहले ये ख्याल था कि इस औरत पर जरूर कोई आफत आई है, जो यूं बरसती बारिश में बच्चे के साथ खड़ी है। इस आसना में गाड़ी बिल्कुल औरत के करीब आ गई। लम्हे के हजारों हिस्से में मैंने देखा कि वो औरत आम औरतों से कद में दुगनी लंबी थी। इसके गहरे मेकअप वाले चेहरे पर अजीब सा तासुर था। इसकी आंखें ऐसे पटी पटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि मैंने बजाय रोकने के गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जरा सा आगे जाकर मैंने गाड़ी के बैक शीशे में देखा। वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। खौफ की सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में सरसराने लगी। मैंने गाड़ी आहिस्ता करते करते बिल्कुल रोक दी और गौर से पीछे देखा। सुनसान अंधेरे सड़क और टावर हाउस के धुंधली लाइट में बरसती बारिश के सिवा कुछ नहीं था। मैंने सोचा मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता। इसने नीले कपड़े पहने थे और दुपट्टा और कमीज चमक रहे थे। लम्हों में वो कहाँ जा सकती है? इन तवील दरख्तों के अलावा इर्द गिर्द सिर्फ नीची नीची झाड़ियां थी। मैंने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे मजीद चढ़ाई आती जा रही थी और गाड़ी के पुर्जे चिल्लाने लगे थे। मैंने ध्यान कच्चे पक्के रास्तों पर दिया। 10 मिनट की चढ़ाई के बाद सड़क निस्बतन हमवार हो गई थी। बारिश कम हो चुकी थी और सर्दी में एकदम इजाफा हो गया था। मैंने सिगरेट सुलगाया ही था कि आगे आते अंधे मोड़ को देखकर गाड़ी को घुमाया। इस वक्त मुझे लगा जैसे पीछे कांच की चूड़ियां कंगी हो। मैंने गैर इरादी तौर पर पीछे शीशे में देखा तो पीछे क्या होना था। मैंने अपना वहम समझते हुए सर झटका और वहां मौजूद बोर्ड पर लिखा धुंधला नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा। आगे खोखियों में लालटेन की मदम रोशनियां देखकर समझ गया कि यही वो छोटा बाजार है, जहां से गुजरकर सीधे हाथ पर मुड़कर रेस्ट हाउस होना था। 8-10 दुकानों के बाद रास्ता दिहाने हाथ मुड़ने लगा तो मैंने शुक्र अदा किया कि पहाड़ी इलाकों में भटकना काफी मसाइल पैदा कर सकता है। ये रास्ता थोड़ा आगे गया और बड़ी छतों वाली स्लाइडिंग के करीब आकर खत्म हो गया। बड़ी पार्किंग में रेस्ट हाउस का नाम लिखा था। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर चला गया। अंदर मोहम्मद हुसैन मेरा इंतजार
इंतज़ार कर रहा था। सलाम दुआ के बाद वो मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गया। पहली नज़र में ही मुझे कमरा बहुत अच्छा और आरामदेह लगा। मैंने मोहम्मद हुसैन को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए गाड़ी से सामान निकालने को कहा और खुद नहाने के लिए गुसलखाने में चला गया। मैं नहा कर बाहर निकला तो मोहम्मद हुसैन टेबल पर खाना लगा रहा था। तुमने खाना खा लिया क्या? जी साहब, मैं जल्दी ही खाना खा लेता हूँ। मैंने सारा सामान निकाल कर तरतीब से रख दिया है, फाइल टेबल पर और कपड़े अलमारी में। सुबह और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। नहीं मोहम्मद हुसैन, बस 15 मिनट तक आकर बर्तन ले जाना। मैंने खाना खाते ही फाइलें उठाई। नींद से बुरा हाल था, लेकिन न्यू ऑफिस के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना चाहता था। मोहम्मद हुसैन थोड़ी देर बाद बर्तन उठाकर मेज पर कपड़ा लगा कर चला गया। मैंने काम खत्म किया और लेटते ही नींद के वादियों में उतर गया। सुबह सूरज की किरणों ने मुझे बेदार किया। नहाने और शेव करने के बाद मैं टेबल पर पड़ी फाइल में कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक इच्छी पर पड़ी चूड़ियों को देखकर टटक गया। कम से कम ये 1 दर्जन चूड़ियां इच्छी के पास पड़ी थी। ये मेरे सामान में चूड़ियां कहाँ से आ गई? मैं अपने आप से पूछ रहा था। फिर सोचा कमरे में पहले से पड़ी होगी, लेकिन मेरे बैग के ऊपर। मैं बाहर मोहम्मद हुसैन को तलाश करने लगा। पता चला मोहम्मद हुसैन तो बाहर गया है। सोचा ऑफिस से वापसी पर पूछ लूंगा। ऑफिस एक बहुत ही खूबसूरत इमारत के अंदर था। मुझे अम्मी और रेहाना का ख्याल आया कि वो लोग यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ऑफिस में कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर निसार के साथ काफ़ी दोस्ती हो गई। मैंने 1-2 लोगों से घर ढूंढने की बात की। सबने यही कहा कुछ दिन रेस्ट हाउस में रहो, घूमो फिरो, ऐसी भी क्या जल्दी है, वैसे भी यहाँ घर बआसानी मिल जाते हैं। ऑफिस से उठा तो दोस्तों के साथ करीबी मार्केट गया, ज़रूरत का कुछ सामान खरीदा। इसी असना में सभी ने रात के खाने का प्रोग्राम बना लिया। मार्केट से दूर पहाड़ी पर एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था। खाना बहुत लजीज था और पहाड़ी इलाकों में रात काफ़ी जल्दी हो जाती है। वापसी में मुझे खासी देर हो गई। रेस्ट हाउस पहुंचा तो सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैंने किचन में बेल देकर बताया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कपड़े वगैरह बदल कर थोड़ी देर आतिशदान के पास बैठा। आग की आदत में बड़ा सुकून दिया। मैंने लाइट ऑफ की और बेड पर चला गया। मैं काफ़ी गहरी नींद में था। मुझे लगा बेड थोड़ी देर बाद हिलता है। फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पाँव के रुख लेटा हो। मेरा जहन थोड़ा सा जागा। मैंने पाँव समेटे तो लेटते हुए की कमर से पाँव टकराए। अब मैं पूरी तरह से जाग गया। मैंने बिना हरकत किए महसूस किया कि मेरे बाई जानिब कोई करवट लिए हुए बिल्कुल आराम से ऐसे सो रहा था कि इसके बदन की नरमी मुझे साफ महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर लम्हे के 1000वें हिस्से में इदराक हुआ कि वो कोई औरत है। ये हकीकत है कि मैं उछल कर बैठ गया और तकिए के पास से अपनी टार्च ढूंढने लगा। वो वक्त लोड शेडिंग का नहीं था, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ये आम था कि दिन हो या रात, लाइट 4 घंटे के लिए इकट्ठी चली जाती थी। लिहाजा रात को लोग मोम टार्च या माचिस पास रखा करते थे। मैंने टार्च की रोशनी की। मेरे कंबल में लेटे वजूद में कोई हरकत न हुई। मैं घबरा कर उठा, लाइट बोर्ड तक पहुंचा, लाइट ऑन की। इस वक्त वाकई ही लाइट न थी। मैंने कमरे में इधर उधर रोशनी डाली। हर तरफ तारीकी और खामोशी का राज था। कौन है इधर? मैं बमुश्किल बोला। अब मैंने कुव्वत जमा की और तेज तेज चलता हुआ बेड की तरफ गया और कंबल पूरी ताकत से खींचा और नीचे फेंक दिया। बेड खाली था। कमाल है, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने अपने टांगों पर बदन की हिदत और नरमी महसूस की थी और जब पाँव पीछे किए थे वो टकराए थे किसी वजूद से। अजीब बात है, मैंने जग से पानी डालकर पिया और सोफे पर बैठ गया कि अचानक ख्याल आया कि कल रास्ते में जो औरत बच्चे के साथ थी, कहीं ये वो इससे आगे मैं सोच ना पाया। सूरतुल नास पढ़ता जाऊं और सोचता जाऊं ये क्या हो रहा है। कभी एक ख्याल आया, कभी दूसरा ख्याल। बड़ी देर बाद दिलाकर खुद को संभालने में कामयाब हो गया कि ये मेरा वहम ही होगा। मैं सोने के लिए तैयार हुआ। सोने की कोशिश में कभी दाएं करवट लूं तो कभी बाएं और न जाने कब नींद आ गई। सुबह खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवाओं ने मुझे मुतासिर किया। मैं कंबल में ही दबका रहा।
घड़ी का अलार्म देखा तो 10 मिनट लेट हो चुका था। मैं जब उठने लगा तो मुझे पाँव में कुछ चुभा। रात वाली बात का ख्याल जहन पर छाने लगा। मैंने कंबल हटाया तो बेड पर कांच की चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। मेरी तो आंखें हल्कों से उबल पड़े। जल्दी से जाकर बैग के ऊपर देखा, लेकिन चूड़ियाँ बिल्कुल सालिम अपनी हालत में मौजूद थी। मैंने जल्दी जाकर चूड़ियाँ उठाई और फ्लश में बहा दी। मोहम्मद हुसैन के बारे में ख्याल आया। शेव करते हुए सोचा कि आखिर बेड पर चूड़ियाँ आई कहाँ से। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहम्मद हुसैन नाश्ता लाया था। मैंने पूछा, मोहम्मद हुसैन, परसों रात गाड़ी से सामान तुमने ही उतारा था ना? जी साहब, मैंने उतारा था। क्या कोई चीज नहीं मिल रही? नहीं मोहम्मद हुसैन, पूछना यह था कि यहाँ किसी का सामान पहले से भी पड़ा है? सामान? हाँ मोहम्मद हुसैन, जैसे कुछ जनाना चीजें या कुछ चीजें कमरे में पड़ी थी मेरे आने से पहले? नहीं साहब, कमरा तो रेस्ट हाउस वाले बिल्कुल साफ कर देते हैं। मैंने आपका बैग और सूटकेस यहाँ रख दिए थे और पीछे सीट में चूड़ियाँ थी। मैंने ये बात अनसुनी कर दी क्योंकि मोहम्मद हुसैन ये ना सोचे कि साहब न जाने किसको साथ बिठा कर लाया था। ऊपर से जनाना सामान की पूछ गुछ। इस वक्त तो मैं मसलहतन खामोश हो गया। मेरा जहन बार बार उलझ जाए कि आखिर पीछे सीट में चूड़ियाँ कहाँ से आई।